स्वागत है आपका शीतल जी नई परख के मंच पर। आज बहुत अफ़सोस के साथ मुझे आपसे ये कहना पड़ रहा है कि अपने पूरे राजनीतिक जीवन में, पत्रकारिता के जीवन में, एक बुद्धिजीवी, एक सोशल साइंटिस्ट के जीवन में, मैंने ऐसा कोई दृश्य नहीं देखा, जो दृश्य कल एक वीडियो क्लिप को अ, वीडियो क्लिप के रूप में मैंने देखा। जैसलमेर के डंपिंग ग्राउंड में दूर-दूर तक गायें मरी पड़ी हुई हैं। वो हैरत-अंगेज़ था और ख़ास तौर से एक ऐसी सरकार के तहत जो अपने आप को गोवंश के रक्षक के तौर पर पेश करती है और जिन्हें गायों को बचाने के लिए मुसलमानों की इस देश में इन लोगों ने हत्याएँ की हैं, गोरक्षकों के बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, झुंड के झुंड सक्रिय हैं और इनकी सरकारें गौशालाएँ चलाने के लिए कुछ पैसे अपर्याप्त ही सही लेकिन कुछ पैसे का इंतज़ाम भी करती हैं। बहुत से लोग उससे जुड़े हुए हैं। इस सब के बावजूद अ, 500 से ज़्यादा गायें मरी पड़ी हुई हैं वहाँ पर, सड़ रही हैं और मीडिया में खबर थोड़ी-थोड़ी है, बाकी गायब है। ये सब क्या हो रहा है शीतल जी? ये तो कुछ मैं जो मेरे बारे में माना जाता है कि मैं हर चीज़ की समीक्षा कर देता हूँ। मैं इसकी समीक्षा कर पाने में असमर्थ हूँ मतलब। ये जब कल आपसे बात हुई उस समय मेरे पास ये वीडियो आया था, मैंने एक पोस्ट में इसको डाला था। जी, जी। तो इसके पहले बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारी गौशालाओं के बारे में हुँ, मिलती-जुलती खबरें आई हैं कि वहाँ इस तरह के पशुओं को हम पाते हैं कि चारा, पानी हुँ, और व्यवस्था न होने से बड़ी संख्या में उनकी मृत्यु होती है। गौशालाएँ खुल तो जाती हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था के नाम पे जो व्यवस्थापक होते हैं जनरली कुछ लोगों को छोड़कर, कुछ हुँ, ठीक होंगी। लेकिन ज़्यादातर मामलों में वो सरकार से अनुदान या निजी लोगों के दान वगैरह को हड़पने के जैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर मामलों में होता है। जी, जी। धार्मिक मामलों में, सांस्कृतिक मामलों में सब जगह हम पाते हैं कि इस तरह के शार्क सामने आते हैं, जो हुँ, इन सब चीज़ों से पैसे बनाते हैं हुँ, और इन पशुओं को इतने निर्मम हालात में रखते हैं हुँ, कि उसकी कल्पना करना मुश्किल है। हुँ, उनका वध हो जाने पर तो उनको एक क्षणिक या थोड़े वक़्त के लिए तकलीफ़ होती है, लेकिन ये जो तड़पा के मारने वाली हालत है, हुँ, जो ज़्यादातर गौशालाओं में है, उत्तर प्रदेश में चूँकि मेरे पास एक फ़ार्म हाउस था जो अब नहीं है, हुँ, वहाँ पर उसके बगल में ही एक सरकारी गौशाला है। हुँ, तो वहाँ पर क्या था कि चारे के अभाव में वहाँ कुत्ते और सियारों के ऐसे झुंड पैदा हो गए थे, जो बछड़े वगैरह थे वहाँ फेंक जाते थे वहाँ, क्योंकि किसान कैसे पाले, किसान के लिए मेल गाय को मेल मतलब उसके बछड़े को पालना फायदे का सौदा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में नहीं रहा है जहाँ सरकारें हुँ, इस पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। तो हुँ, वहाँ ये होती उनको जी जी हुँ, कुत्ते और सियार वगैरह नोच के खाते थे, खा लिए जाते थे वो। और हुँ, उसके अलावा बूढ़ी और अशक्त गायों को हमने वहाँ तड़प-तड़प के मरते हुए हमेशा देखा और बदबू फैली रहती थी, अजब-सा बुरा हाल। तो ये जो पूरा प्रसंग है इस पर इसीलिए मैंने आपसे कल जब बात हुई तो मुझे लगा कि हम भी इस पर बात करें। ज़रा इसको देखें कि ये गाय के नाम पर राजनीति करना हुँ, और दरअसल इस मामले को लेकर हुँ, कोई किसी हल तक पहुँचना, जिसमें पशुओं को यातना देना और इस तरह से मरने के लिए छोड़ देना और ये सब शामिल ना हो। हुँ, दूसरी ओर इस तरह की सेंसिटिविटी है हमारे समाज में, जैसा आपने बिल्कुल सही बताया कि हमारे पास असंख्य रिपोर्ट्स हैं और बहुत सारे अध्ययन इसके हुए हैं। वो डिटेल्स मौजूद हैं, बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने जो सरकार से सवाल करते हैं और हुँ, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्षता का पालन करते हैं। उन्होंने इस पर रिपोर्ट्स की हैं कि सैकड़ों लोगों को हुँ, इस आरोप में मारा गया है कि वो गौवंश से जुड़े शरीर व्यापार में संलग्न हैं। हुँ, अब वो थे या नहीं थे, ऐसे बहुत से मामले आए जिसमें झूठे मामलों में मारा गया और बहुत से मामलों में उस व्यापार में थे, इस वजह से उन्हें आपराधिक गिरोहों ने, जो हुँ, खुलेआम जिनको सरकारी संरक्षा प्राप्त है, गैर कानूनी तरीके से लोगों को मारा काटा है और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो रेफरेंस के लिए उपलब्ध हैं। ये जो मामला है, इस पर मैंने कोशिश की जब से आपसे बात हुई, एक भी मुझे अध्ययन पूरे देश में किसी राज्य सरकार और केंद्र सरकार का नहीं मिला,
किसी यूनिवर्सिटी का नहीं मिला जिसने इस पूरे मामले की उस तरह से विस्तारित पड़ताल की हो जैसे आप लोग करते हैं सामाजिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में और अन्य मामलों में भी। यानी एक अध्ययन तक मौजूद नहीं है कि ये जो चीज आप कह रहे हैं, राजनीति में जिसको सेक रहे हैं, आपने इसके लिए कोई काम अध्ययन किया है कि ये इसका हल क्या होगा? ये एक 11-12 बिलियन डॉलर का हमारे देश में पशुओं की चमड़े, हड्डी और उनके मांस का व्यापार है। भारत इसके सबसे बड़े निर्यातकों में से दुनिया में एक है। उसमें चोरी होती है खुलेआम, सारी दुनिया जानती है। सारे जितने बड़े बूचड़खाने निर्यात करते हैं उसमें मुसलमानों की संख्या कम है और उसमें हिंदू व्यापारियों की संख्या ज्यादा है। जैसे हर व्यापार में हिंदू व्यापारियों की संख्या तुलनात्मक रूप में ज्यादा है, इस धंधे में भी उन्हीं का प्रभुत्व है। शीतल जी, शीतल जी, आप अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। इससे पहले एक बात मैं दर्ज कर दूं यहाँ पे, तो पहले मतलब हम लोगों की चर्चा के शुरू में दर्ज होनी जरूरी है जी। इसमें दलील ये दी जा रही है कि कोई ठेकेदार था जिसने ठेका लिया था कि वो मरे हुए पशुओं को ठिकाने लगाएगा। उसने ठिकाने लगाने की बजाय डंप में वो मरी हुई गायें फेंक दी। अच्छा, ये बात बिल्कुल अविश्वसनीय लगती है, झूठ लगती है बात ये कि आप 500 मरी हुई गायें एक साथ एक जगह तो मिली नहीं होंगी। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां 500 गायें मर जाएं। या तो कोई गौशाला है जहां 500 गायें मर गई, या 2-3 गौशालाएं हैं जहां पे 500 गायें मर गई। ये दरअसल ये एक मुद्दा ऐसा है कि ये 500 गायें कहां से आई और वो मर गई और उसको एक ठेकेदार ने एक डंप में खुले में छोड़ दिया, उसको खुले में छोड़ दिया और वो इसी तरीके से पड़ी रही। तो इसकी जो लीपापोती हुई है उसमें ये लीपापोती भी अभूतपूर्व है जी। ये जैसा मैंने कहा, ये पहला है ना आखिरी मामला है। हाँ, असंख्य गौशालाओं में यही स्थिति है और सबसे बड़ी समस्या वहां ये होती है कि पहले तो इन पशुओं को ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो नीति, जिन लोगों ने इसको राजनीतिक नीति में बदला है, उन्होंने कोई इसके लिए नीति नहीं बनाई, अध्ययन नहीं किया, जिस पे मैं आ रहा हूं कि इन पशुओं का आखिर होगा क्या। आपने एक नारा दे दिया, उससे वोट ले लिए, लोगों को उल्लू बना दिया, लोगों की धार्मिक भावनाओं का शोषण कर दिया, लेकिन आपने इसकी क्या व्यवस्था की है? उत्तर प्रदेश में 26 से 30 रुपए पशु प्रतिदिन का कुछ इस तरह से शालाओं को मिलता है। क्षेत्रों के गांव जो उसमें होती है ग्राम सभा की, ऐसी जमीनों पर 3-4 लोग इस 30 रुपए को भी बांट लेते हैं आपस में। 2-3 रुपए का चारा कभी आ जाता है, कभी नहीं आता है। सिर्फ कुछ ही गौशालाएं हैं जिनके आसपास इस तरह से चारे उत्पादन की व्यवस्था है कि वहां हरा चारा वगैरह बो दिया गया है तो वो उनको मिल जाए, वरना ज्यादातर जगहों पर न पानी है न चारा है। और टीन के शेड वेड बन गए हैं थोड़े बहुत, उसके नीचे इस गर्मी में आप सोचिए 48 डिग्री में जो पशु होंगे उनका क्या हाल होगा। खुले में है वो, एकदम खुले में। और होता क्या है कि आपके यहाँ एक बहुत बड़ी संख्या है, गाय पलती है भारत में दूध के लिए, और दूध के बाद वो मांस के लिए जाती थी। नॉर्मल कोर्स ये था। उसमें दलित जातियों के लोग क्या करते थे, मरे हुए पशुओं का चमड़ा निकालते थे। जब से इस तरह की ये राइट विंग सरकार दिल्ली में आई है और इसकी सहयोगी सरकारें राज्यों में आई हैं, कथित डबल इंजन की, ऐसे गुंडे गिरोह पैदा हो चुके हैं जिन्होंने दलितों को, बहुत जगह दलितों पर अत्याचार करके उनको ये मरे हुए पशुओं की खाल उतारने के धंधे से विमुख कर दिया। धीरे धीरे दलितों ने सबको प्रकृति के हवाले कर दिया। ऐसे ही आपने मुसलमानों के साथ किया और नतीजा ये हुआ कि अब इनका कोई देखने वाला नहीं है। बछड़ा पैदा होते ही हर गाय में, मेरे पास खुद गाय पली हुई, मैं गांव में रहता हूँ, अगर बछड़ा पैदा हो जाए तो मैं जानता हूं कि उसका कोई उपयोग नहीं बताते होता है। गांव में सब हिंदुओं का ही गांव है, सब सवर्ण है, सब गौ माता पूजक है, लेकिन बछड़ा पैदा होते ही 3 महीने के भीतर उसको बछड़ा दिखा पड़ता है। तो अगर आप देशी गाय और नॉर्मल गाय तो 3-4 महीने होते ही फिर उसको किसी दिन चोरी से ले जाके 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जिसकी जितनी सामर्थ्य है दूर कहीं छोड़ के आते हैं। कई बार वो लौट आते हैं, कई बार वो कहीं इधर उधर। तो इस तरह से वो सड़कों पर, खेतों में इधर उधर आवारा पशुओं के रूप में घूम रहे हैं, रेवड़ के रेवड़। वैसे बहुत सारे अवैध रूप से गौ कटान होता है हमारे देश में,
क्योंकि बहुत सारे लोग गाय को खाते हैं, मांस खाते हैं, सस्ता मांस प्रोटीन का उनका सोर्स है। तो अवैध कटान के लिए बहुत सारे चोरी हो जाते हैं, पुलिस और कई लोग इसमें मिले रहते हैं। बहुत सारे इसमें से बांग्लादेश तक पार किए जाते हैं, तो वो एक अलग पूरा बड़ा तंत्र है। इसमें कई बार बीजेपी में काम करने वाले लोग भी पकड़े जाते हैं, क्योंकि ये तंत्र है, इससे कुछ एक रोजी रोटी जुड़ी हुई है और इसका कोई विकल्प नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, जो गौशालाएं हैं वो अपर्याप्त है, क्योंकि ये पशु तो रेगुलर पैदा हो रहे हैं, रेगुलर सड़क पे छोड़े जा रहे हैं और रेगुलर दूध के लिए इस्तेमाल करने के बाद बूढ़ी गाय भी छोड़ी जा रही है और इनको ठिकाने मतलब इनका क्या हो आखिर में, ये इंतजाम बहुत ही अपर्याप्त है, क्योंकि इसका कोई अध्ययन नहीं हुआ न कोई। और इनके बारे में जो तय धारणा हो कि इनकी मौत होने पर इनको गाड़ दिया जाए जमीन या उनको जलाया जाए। जलाने के लिए तो बहुत लकड़ी उकड़ी चाहिए, वो सब व्यवस्था ही नहीं। जनरली क्या होता है, ये जो गौशाला इनमें खोद के जेसीबी आती है और मरी हुई गाय को उठाती है और एक खोदती है बड़ा सा, उसी में उसको डाल देती है, बहुत दिन तक बदबू आती रहती है। फिर दूसरा, तो ये सब जितने गौशालाएं हैं इनके नीचे एक श्मशान गृह भी चल रहा है, जिसमें उनकी लाशें दबी हुई एक के ऊपर एक, और पूरा तरह से वातावरण में मीथेन, मतलब ये वातावरण को नुकसान कर रही है। इसके कोई डिस्पोजल का वैज्ञानिक, तार्किक, धार्मिक भी सही इस्तेमाल नहीं है। आपने फैसला करके इसको पब्लिक के हाल पे छोड़ दिया और सिर्फ किसान इससे प्रताड़ित है, किसान इससे लूटा जा रहा है, परेशान है। कई बार उसको किसी केस में थाना वाना फंसा लेता है या कोई शिकायत उकायत कर दे आपसी दुश्मनी में, तो घूस देते देते अलग परेशान होता है। तो ये जो स्थिति आप कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में खासकर, बिहार में तो उन्होंने एक फैसला लिया था, इसी के साथ साथ एक दूसरी चीज डेवलप कर रही है, वो नील गाय। उत्तर प्रदेश में नील गायों को, चूंकि गायों को मारना है तो नील गाय को भी मारना प्रतिबंधित है। नील गाय तो जंगली जानवर है, तो जंगल में, मतलब एक तरह से जंगल रहता तो सब मैदानों में ही है, तो वो बड़ी मात्रा में पैदा हो रहा है और इतनी तेज बढ़ता चला जा रहा है। और उसके साथ जंगली सुअर, उन्होंने दलमात कर दिया है उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से से। अरे सचमुच क्या ये कुछ कर ही नहीं रही है, इन्होंने रजिस्ट्री कर ली है वो 30 रुपए एक गाय पे रख के, जिसको भ्रष्टाचार खा जा रहा है। मान लिया कि समस्या सॉल्व हो गई, समस्या दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। अब आते हैं इसके नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो कल हम आपसे बात कर रहे थे। इधर बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में गाय का मीट खाने का प्रचलन है और परमिशन है, उत्तर पूर्व में भी है, वहां भी। हाँ, करीब 7-8 राज्यों में गौ मांस खाने में प्रतिबंध नहीं है। केरल है, तमिलनाडु है, शामिल है, पूर्वी भारत के सारे राज्य हैं, मेघालय, मणिपुर, ये सब, इन सब जगहों में, और ये भी है, बंगाल भी है। यहाँ क्या है, करीब 70% हिंदू गाय पालते हैं, 30% मुसलमान गाय पालते हैं, गौपालक के रूप में ये है। और इनका बकरीद पे क्या होता है, ये बैल पालते हैं और उसको बकरीद पे बेचते थे अब तक। अभी सरकार ने वहां से बदलते ही एक आदेश निकाल दिया, पुराने आदेश को नया करके निकाल दिया, जिसको पहले था लेकिन वो ठंडे बस्ते में पड़ा था कि आप 14 साल वाली गाय को इस मामले में बेच सकते हैं, मतलब भोजन के लिए, मांस के लिए 14 साल से ऊपर होनी चाहिए। जनरली ये जो बछड़े होते हैं 2-3 साल के, 1 साल के, 1.5 साल के, 4 साल के होते हैं, ये 14 साल तक कोई प्रतीक्षा नहीं करता। इस साल खरीदा, अगले साल बेचा वाला सिस्टम है। तो जो सिस्टम था वो ये था, इनके चमड़े का भी इस्तेमाल होता है, इनके मीट का इस्तेमाल हो जाता है, फिर इनके हड्डियों का इस्तेमाल होता है, सब चीजों का इस्तेमाल। एक मार्केट बनी हुई थी, 11-12 अरब डॉलर का इसका हमारा देश में व्यापार है। और बहुत सारा बांग्लादेश भी चला जाता है। बांग्लादेश, हमारे जो सुरक्षा बल लगे हुए हैं वहां से रिश्वत दे के सिस्टम बना रखा है लोगों ने, बहुत सारा एनिमल हमारे यहाँ से वहां चला जाता है। ये सब चल रहा है। अब ये फैसला होते ही क्या हुआ कि इस साल बंगाल के पशुपालक जो है, जिसमें ज्यादातर एक घोष जाति कहलाती है और अन्य है हिंदू, तो यादवों से मिलती जुलती जाती है, वो वहां इसलिए परेशान हो गए कि मुसलमानों ने इसकी प्रतिक्रिया में बीजेपी को वो न देते हुए उनके ज्यादातर संगठनों ने ऐलान कर दिया कि हम लोग गाय का वध नहीं करेंगे, कुर्बानी नहीं देंगे, कुर्बानी गाय की इस ईद पर नहीं देंगे। और इसको मेरा ख्याल है 60-70% मुसलमान मान रहे हैं वहां। जो बीजेपी समर्थित एक मुस्लिम पार्टी निकली थी, जो तृणमूल से अलग होकर चुनाव में लड़ी थी, जो 2 जगह जीती वाली, उन्होंने सरकार के पक्ष में घोषणा की है कि नहीं,
हम लोग कुर्बानी करेंगे, कौन रोकेगा, कौन, वही जैसे उग्र बातें वो बोलते हैं, जैसे बुलवाई जाती हैं, वो बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर ने एक फैसला ले लिया। इसके बाद दिल्ली में जमीयते उलेमा हिंद और अन्य बड़े संगठनों ने, जिनका देश के मुसलमानों के ज्यादा हिस्से में प्रभाव है, सरकार से मांग की कि गाय को, क्योंकि धार्मिक भावनाएं हैं हमारे हिंदू भाइयों की, तो इसको राष्ट्रीय पशु ऐलान कर दीजिए, और मुसलमान इसको कहीं क्यों खाएंगे, और कोई भी क्यों खाएगा, इसको आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। तो उन्होंने ये कह के एकाएक जो है, और मुसलमानों को उन्होंने चेतावनी दे दी कि इससे संबंधित किसी भी काम में आप लोग कहीं भी हस्तक्षेप न करें। ईसाइयों के भी संगठनों ने कह दिया। अब इससे बीजेपी और आरएसएस के लोग मुश्किल में पड़ गए कि वो तो इसके ऊपर राजनीति करते थे, अब मुसलमान और ईसाई अगर इसका अपनी ओर से कह रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, तो बोले क्या? तो घुमा फिरा के लोगों ने कहा कि नहीं, वो तो हमारी माता है, राष्ट्रीय पशु कैसे हो सकता है, ये तर्क दे रहे हैं। तो वो ये भी कह देंगे तो माता ही घोषित कर दो यार, तो इसकी संरक्षा करना। लेकिन ये तो बताओ कि इनकी संरक्षा कैसे करोगे? इसका कोई बजट है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्यों के स्तर पर? इसके लिए जमीन है क्या? इसके लिए स्टाफ है क्या? इसके लिए कोई अध्ययन हुआ है क्या? ये इतने सारे पशुओं का करोगे क्या और कैसे करोगे? ये मैं ढूंढता रह गया गूगल पे, मुझे कोई अध्ययन ही नहीं मिला। टूटे फूटे इधर उधर के डायलॉग जैसे दक्षिण पंथियों में होते हैं, कोई चीज सिलसिलेवार और कोई जुमलेबाजी और राजनीति और मुसलमानों पे दोष किसी तरह से डालना और उनको गलत ठहराना, उनको गंदा बताना, बस इसके अलावा कहीं कुछ उपलब्धि नहीं है। तो आप इतना बड़ा तूल कलाम खड़ा करते हैं। और अब तो अच्छा है कि वो शंकराचार्य जो ज्यादा बोलते रहते हैं, यूपी सरकार पे तो एकदम कुपित ही है, उन्होंने कहा है कि भाई जब ईसाई तैयार है, मुसलमान तैयार है, ये सरकार तो गाय के नाम पे आई है, ये क्यों नहीं इसके लिए कुछ करती, तुरंत करती, गौवध खत्म करे इस देश में। और ये वो उनका वो शुरू हो गया। कुल मिला जुला के स्थिति ये है कि देश का किसान, देश की अर्थव्यवस्था और देश के पशु, ये सब खतरे में है और सिर्फ नंगी राजनीति, फूहड़ राजनीति हो रही। अच्छा, इसमें एक और प्रश्न उठता है इसी के साथ में कि ये तो हमने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग गाय के नाम पर राजनीति करते हैं। उन्हें गाय के रक्षा में, बूढ़ी गायों का निस्तारण कैसे हो, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और जो गोवंश के जो नर हैं, यानी जो जिनको आगे बढ़कर बैल बनना है, जिनको बड़ा होकर इनको बैल बनना है, नर और बूढ़ी गाय, हाँ, नर बछड़ों को और बूढ़ी गायों को, उसके लिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है कि वो तो दूध भी नहीं देते। अच्छा, काटा उनको जा नहीं सकता क्योंकि वो वहां पे कानून भी है और एक राजनीतिक, एक आक्रामक राजनीति भी है उसके लिए। अच्छा, अब ये तो अब धीरे धीरे करके ये 10, 11, 12 साल हो गए हैं इस चीज को, और 12 साल में इसके सारे दुष्परिणाम संचित होकर हमारे सामने आ गए। खेती खराब हो रही है, जो कृषि अर्थव्यवस्था है उसको आघात लगा है, काफी गड़बड़ है, बहुत गंभीर, बहुत बड़ा पैदा हुआ है, दुल्हन का उत्पादन रुका हुआ है जी, बहुत बड़ा पाखंड पैदा हुआ है। इसमें बीजेपी के बहुत से नेता वो मांस को, बीफ को निर्यात करने वाली कंपनियों से जुड़े रहे हैं, टीवी वगैरह पे उनके नाम लिए जाते रहे हैं, और जिन कंपनियों के नाम अरबी हैं, जैसे अल कबीर या इस टाइप के नाम है, दरअसल उनके जो मालिक हैं वो तो सारे के सारे हिंदू हैं, मालिक पंजाबी हैं, पंजाबी हिंदू। जी सबरवाल साहब, जी हाँ, अल कबीर कह देने से ये ऐसा लगता है कि कोई मुसलमान उसका मालिक होगा, लेकिन दरअसल उसका मुसलमान मालिक नहीं है, मुझे वो हिंदू उसका मालिक है। और ये सब चीजें छिपाई जाती हैं, वो माल काट रहे हैं, चांदी काट रहे हैं। अच्छा, ऐसी स्थिति में यहां पर थोड़ा सा विपक्ष का दायित्व भी बनता है। विपक्ष जो इस राजनीति की रिसीविंग एंड पे है, यानी इसको इस राजनीति से नुकसान हुआ है विपक्ष को, मतलब जो है वो उसके में कुछ ऐसा लगता है ऐसे कि मुरझा गया हो, मुसमुसा गया हो, वो इसमें कुछ कह ही नहीं रहा है, वो कभी कोई अध्ययन ही नहीं पेश करता है, उसके कार्यकर्ता कभी कोई हस्तक्षेप भी नहीं करते हैं। ये लोग विधायिकाओं में, चाहे वो संसद हो चाहे विधानसभा हो, वहां कुछ बोलते नहीं। अब जैसे कि यही जैसलमेर वाला मामला है जी, या बंगाल वाला मामला है। अब बंगाल में तो मुझे लगता है कि जैसा कि आपसे बातचीत करने से भी लगा, और ये बहुत तार्किक बात भी लग रही है, कि वहां तो बीजेपी वाले ही चाहते होंगे कि मुसलमान गायों की ईद पे कुर्बानी दें। हाँ,
वरना तो वो उनको वहां पे उन हिंदुओं को ही नुकसान होगा, और जो हिंदू जिन्होंने उनको वोट दिया है उन्हीं को नुकसान होगा। तो वही ऐसी लोग आ रहे हैं। विपक्ष को भी तो कुछ करना चाहिए, कोई रणनीति बनानी चाहिए, बोलना चाहिए, कुछ पर्चा पेश करना चाहिए, कोई श्वेत पत्र निकाल के आना चाहिए। ये सब हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। हमारी समस्या ये हुई कि इसमें कोई शक नहीं है कि विपक्ष भी इस बात का दोषी है कि उसने जब इस्लामिक फंडामेंटलिज्म डेवलप कर रहा था, तो उसने इसका सामना करने और इस पर दो टूक बात रखने की जगह बहुत बार इनको पाला पोसा, एक तरह से आप कह सकते हैं। उसने उस गलती को पाला पोसा, जिसको अब इस्लामिक नेता खुद ही सुधार ले रहे हैं, और बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत आगे बढ़ के जो इस समय इस्लाम के धर्म गुरुओं ने ये फैसला लिया है, ये बहुत बड़ा फैसला है और उसको बहुत लोग मान रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां की बंगाल से तो खबरें बीबीसी पे भी है, अन्य पे भी है। भारतीय मीडिया तो सब खबरें करता नहीं है, लेकिन बंगाल में बहुत रिपोर्ट किया गया है कि वहां मेले लगते थे इस समय ईद के समय, खरीदारी नहीं आ रहे क्यों, खरीदार मुसलमान है, ईद पे उसको इस्तेमाल करना है। उसने अपने धर्म गुरुओं की बात एक्सेप्ट कर ली कि भाई हमें इस बकरीद ईद पे गाय का गोश्त नहीं करना है। तो नतीजा ये हुआ कि वो मंडियों में हिंदू व्यापारी और कुछ मुस्लिम व्यापारी भी रो रहे हैं बेचारे, एनिमल लेके खड़े हुए हैं दिन दिन भर, और फिर लाने ले जाने का खर्चा और बढ़ गया। लाए तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा, और वापस ले गए तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा, और पैसे मिले नहीं, कर्जा हो गया। और बीबीसी की बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट है इस पर। तो ये कठिनाई जो आई है, इससे एकाएक जो है ये नई चुनौतियां आई, और विपक्ष दरअसल इस सब के लिए तैयार नहीं, और इसलिए भी तैयार नहीं था जो मैंने बताया कि यही समस्या तो हमारे यहाँ रही कि हमने बहुत सारे मामलों में जातियों के पक्ष में और धर्म के पक्ष में, वो चाहे हिंदू वाले धर्म की तरफ हो या मुस्लिम वाले हो या ईसाई हो या अपनी अपनी जातियों के मामलों में, बहुत बार हम लोगों ने ऑब्जेक्टिविटी की जगह और रेशनल की जगह पॉलिटिकल चीजों को महत्व दिया, राजनीतिक हित लाभ हानि पर फैसले किए, और उन फैसलों ने इनको कोई लाभ विपक्ष को नहीं दिया, इनको हानि ही हानि दी, और उल्टा टंगे जैसे शाहबानों के मसले में हुआ। जी। अच्छा, नहीं, अब इसमें यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी तो इन चीजों पे कोई ना कोई पुनर्विचार हो रहा होगा, क्योंकि अंततः तो इस चीज को अनंत काल, देखिए भाजपा इस देश में जिस तरीके से शासन कर रही है और सत्ता से चिपके रहने की टेक्नोलॉजीज, उसकी प्रौद्योगिकी उसने विकसित कर ली है भाजपा में, और विपक्ष के पास उसकी काट नहीं दिख रही है। ये तो बात सही बात है। अभी कम से कम मुझे नहीं दिखाई पड़ता है विपक्ष के पास उसकी कोई काट है, या विपक्ष उसकी काट को अभी प्रभावी नहीं है, लेकिन कुछ कोशिश कर रहा है रहने की। इसका मतलब है कि भाजपा लंबे अरसे तक सत्ता में रहेगी, अभी और भी रहेगी। 12 साल हो चुके हैं, 15 साल तो रहेगी रहेगी, है 2029 तक तो रहेगी। उसके बाद भी हो संभावना है कि रह सकती है। ऐसी परिस्थिति में भाजपा को भी तो इसका कोई निस्तारण खोजना होगा, कोई एक नीतिगत पैमाना बनाना होगा, उसके अंदर एक पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी बनानी होगी कि भाई इस उम्र की गायें होंगी तो उन गायों को कसाईयों को दे दिया जाए, या उन गायों को मांस का जो मार्केट है उसमें दे दिया जाए। और बछड़ों का क्या किया जाए, जो नर गायें हैं, जो नर गोवंश है उसका क्या किया जाए, बूढ़ी गायों का क्या किया जाए, या उन गायों को क्या किया जाए जो दूध नहीं दे पा रही हैं। तो ये सब कुछ, क्योंकि मैंने यूरोप में देखा है कि वहां पे जब मैं देखता था, जैसे कार सड़क पे जा रही है और बहुत सारे जो ये दूध देने वाले जानवर और बहुत भारी भारी गायें जो हैं इधर उधर चल रही हैं, तो मैंने अपने मेजबानों से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा, देखिए, उन्होंने बताया कि जिनके ऊपर निशान लगे हुए हैं ये वो हैं जिनको स्लॉटर हाउस में ले जाया जाएगा, और जिनके ऊपर निशान नहीं लगे हुए हैं ये वो हैं जो अभी दूध देती हैं, मिल्किंग में काम हाँ हाँ हाँ, मिल्क दूध देती हैं, इनको पाला जाएगा। यहाँ पे यही नियम है। तो इस तरह का कुछ तो इन्हें बनाना होगा। एक्चुअली इनके बारे में मैं तो अब 12 साल बाद ये निर्णय पे पहुंचा हूँ। हाँ, ये तमाम आर्थिक मामलों में, तमाम राजनीतिक मामलों में जो इनके दुराग्रह थे, वो सब दुराग्रह इन पर उल्टे भारी पड़े हैं, और इनको पता लग गया है कि जो भी इनकी नीतियां, पुरानी घोषणाएं थी, सब मूर्खतापूर्ण थी, सब अंधविश्वासी थी। आर्थिक मामलों में, विदेश नीति के मामले में, देश नीति के मामले में, राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा के मामले में, और सब मामलों में ये सब बुरी तरह से हर फ्रंट पर फेल है।
कानून व्यवस्था तक के मामले में ये समस्याओं को हल नहीं करते, उनको भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। ये भगवान भरोसे पार्टी है, सिर्फ एक चीज में ये 24 घंटे लगे रहते हैं, वो है जो आपने बताया, चुनाव जीतने की कला। चुनाव कैसे जीतें, ये इनका 24 घंटे का उपक्रम है। और इनके जितने भी झंडा बरदार हैं और इनके जितने भी ढोल तमाशे हैं, ढोल ताशे हैं, वो भी यही करते रहते हैं। आप दक्षिणपंथी सारे इनके जो सोशल मीडिया में उनको देखिए, वो हमेशा बातचीत चुनाव केंद्रित होती है उनकी। ये जीत लिया है, ये कैसे जीतेंगे, वहां कौन टूट रहा है, कैसे टूट के इनमें आ रहा है। हर जगह सिर्फ चुनावी बातें, 24 घंटे सत्ता में रहने की बातें। ये जो समस्याएं हैं, आश्चर्य करेंगे आप। मैंने अभी एक बच्चे से कहा है, वो आईएमसी का बच्चा था, मुझसे कह रहा था सर किस सब्जेक्ट पे, वो भी ऐसा वीडियो बनाना चाहता है। मैंने कहा कुछ न करो तुम, ये जो दक्षिणपंथी आलोचक हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनमें किसी एक को पकड़ो, इसका पिछले 12 साल का लिखा हुआ लो, किस विषय पे इन्होंने क्या लिखा है, इनके विषयों का तुम वर्गीकरण करो। तो उसने बड़ी मुझे मजेदार बात बताई, अभी अध्ययन कर रहा है, आएगा तो मैं आपसे शेयर करूंगा। उसने कहा सर ये किसी राष्ट्रीय समस्या पर कभी कोई बात करते ही नहीं है, यानी जैसे इस समस्या पर हम आप बात कर रहे हैं, ऐसी किसी समस्या पर ये कभी बात नहीं करते। ये अगर इस पे बात भी करेंगे तो इसमें ये कहेंगे कि अच्छा इससे मुसलमानों का वोट किधर जाएगा, वो वोट कितना ले जा रहा है जो हुमायूं कबीर है, और बीजेपी पे कितना असर पड़ेगा, और तृणमूल कहां फंस गई है, और कांग्रेस कहां निकल गई है, ये यही करते रहते हैं। तो ये पूरी मशीन जो है किसी तरह से सत्ता पर बने रहने के प्रयोजन में हर पल खर्च होने वाली मशीन है। बाकी इसका इस देश की समस्याओं से, और इसीलिए क्या हो रहा है कि अरुण शौरी से लेके कर्नल बख्शी तक आप पा रहे हैं, इनके आलोचक हो गए हैं। बड़े बड़े योद्धा जो हैं वो खुद इनके डायट्राइब से निराश हो रहे हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं कि ये सिर्फ सत्ता में बने रहने की एक मशीन है, जिसको हमने कुछ और समझा था, ये वो है नहीं। और ये कथित राष्ट्रहित और धर्महित भी इनका धीरे धीरे, हमें आपको नहीं, धर्म का पालन करने वाले शंकराचार्य और राष्ट्र का के हित का तर्क देने वाले जनरल कर्नल ही एक्सपोज करते हुए मिल रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी मिलेंगे। अब इसमें ये ऐसे कि मान लीजिए प्रोफेसर अशोक गुलाटी हैं, वो देश के प्रमुख कृषि विशेषज्ञ हैं, मतलब अभी से नहीं, कोई बीजेपी के आने से वक्त नहीं, पहले से हैं। साउथ कैंपस में, दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस में थे, वहीं मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी प्रोफेसर दिलीप सिंह स्वामी के साथ। दिलीप सिंह स्वामी बिजनेस इकोनॉमिक्स में थे और वो उसमें थे। तो अब इन लोगों को, अब ये लोग भी धीरे धीरे इस सरकार की आलोचना करने लगे हैं। पहले तो ये सरकार के पक्ष में खड़े हुए थे। अभी इंडियन एक्सप्रेस में लेख छपा है उनका, वो भी बता रहे हैं कि 1991 का क्षण आने वाला है, जब भारत पेमेंट क्राइसिस का शिकार हुआ था, भुगतान संतुलन का शिकार हुआ था, विदेशी मुद्रा बहुत कम हो गई थी। ये सब लोग बोल रहे हैं। तो ये कृषि विशेषज्ञ हैं, इनको चाहिए कि सरकार को या नीति आयोग को समझाएं कि वो दरअसल भारत में जो ये सब आवारा पशुओं की समस्या है, और गाय से संबंधित नीति है, गोवंश से संबंधित नीति है, उसके ऊपर एक साइंटिफिक, जो भारतीय जनता पार्टी की धार्मिक राजनीति की जो मुख्य पहलू हैं, उनको ध्यान में रखते हुए भी उसकी कोई नीति बना सकते हैं। मतलब वो ये काम उनकी राजनीतिक गोटी लाल बनी रहे, इसको ध्यान में रखते हुए भी किया जा सकता है। ऐसा करने में उनको क्या दिक्कत है, ये समझ से बाहर है। नहीं, जब वो ऐसा करने जाएंगे तो दिक्कत। हेलो, आवाज आ रही? जी हाँ, जब वो ऐसा करने जाएंगे तब उनको पता लगेगा कि दिक्कत क्या है। जैसे मणिपुर को उन्होंने अपने हाल पे छोड़ दिया है। 30-35 लाख का राज्य जो है, आप बताइए, आप चाणक्य को क्या क्या उपाधि देते हैं अमित शाह जी को, और मोदी जी को तो खैर परामानव है ही है। एक 35 लाख के राज्य को उत्तर पूर्व में आपने अपने हाल पे छोड़ दिया है। कश्मीर को आपने 370 करके, कितने साल हो गए अब 370 को किए हुए? हाँ, तो 2019 में हुआ था शायद। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होके हो गया, तब आपने चुनाव करा, नहीं तो आप चुनाव भी नहीं करा रहे थे। उसको भी अपने हाल पे आपने छोड़ दिया है, क्योंकि आपको पता लग गया कि 370 उसका हाल है ही नहीं है। ना वो 370 की वजह से था, ना 370 उसका हाल है।
तो जो हल है वो आपके पास है नहीं, आपकी नीतियों के पास है नहीं। आर्थिक मामलों में आपने कहा अमेरिका के तलवे चाटने से हो जाएगा, उसमें भी क्योंकि कबाड़ा हो गया। हाँ, आपको समझ में आ गया। अब हालत ये हो रही है कि अब तो इनके यहाँ खुद ही विचार हो रहा है, अब इनका जो समर्थक वर्ग है तो अमेरिका को गालियां दे रहा है। वही वर्ग जो अब की बार ट्रंप सरकार और ट्रंप भगवान और पूजा और कथा कर रहा था, अब उनको सोशल मीडिया पढ़ लीजिए, वो भी बेतहाशा गाली दे रहा है अमेरिका को, ट्रंप को और इनको। क्योंकि इन सबका अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय और देखिए जनरल बख्शी जैसे लोग अब खुलेआम रूस के पक्ष में और रूस से रिश्तों के पक्ष में और रूस से दोस्ती के पक्ष में और 71 के बारे में अपने रोल को लेके, क्योंकि भाई और कितनी ईरान की प्रशंसाएं ईरान की प्रशंसा वगैरह करते हुए मिल रहे हैं। तो ये नीतिगत मामलों में वहां है। मणिपुर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दरअसल बहुत सरल भी है कि 35 लाख की आबादी की समस्या को 5 साल 4 साल हो गए, इनसे हल नहीं हो रही, भगवान भरोसे छोड़ दिया। ऐसे ही इन्होंने गायों को, नीलगाय को, सूअर को, इस समस्या को भगवान भरोसे छोड़ दिया, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक बात है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि ये जैसलमेर के डंप यार्ड में जो 500 गायों की लाशें पाई गई, जो सड़ गई थी, फिर बाद में जेसीबी की मदद से उनको फिर दफनाया गया, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी और तथाकथित गोरक्षकों के हलक में अटकी हुई है। वो ना उसे निगल पा रहे हैं, ना उन्हें उगल पा रहे हैं। ये पिछले 12 साल से एक जो मूर्खतापूर्ण, घटिया, सांप्रदायिक और निकृष्ट कोट की जो राजनीति ये लोग कर रहे हैं और जो नीति बनाई है, वो इस नीति का संचित दुष्परिणाम है। और ये इसकी इस उन गायों के शवों की जो बदबू है, वो अभी इस राजनीति को और ज्यादा बीमार करेगी और हमें उसके लिए, उसके दुष्परिणामों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी। ये एक ऐसी समस्या है जिसपे फिर भी जैसे ही कोई नया घटनाक्रम आगे बढ़ा तो हम लोग उसके ऊपर गौर करेंगे। फिर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद आपको, आपने ये विषय रखा।